रणजीत ज्वाला जी, यहाँ सम्मुख बैठे हुए राज्यसभा में हमारे वरिष्ठ नरेश बंसल जी और जगदीश खंडेलवाल जी, जो छात्र जीवन में मेरे पहले प्रचारक रहे, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम तो जो संवाद केंद्र के कार्यक्रम में आते हैं तो मुझे एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि जैसा अभी विश्व संवाद केंद्र की प्रस्तावना में बताया गया, प्रथम जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और शिखर पे पहुंच गया था और हम लोग उस समय इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, बाहर निकले तो दिल्ली और लखनऊ में 2 विश्व संवाद केंद्र बने थे और लखनऊ विश्व संवाद केंद्र से मेरा संबंध 1992 से बना। और वहीं पर जैसे आज आपने कहा कि एक विशेष पत्रिका निकल रही है, तो उस समय विश्व संवाद केंद्र पत्रिका 1993 में निकलनी शुरू हुई थी, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो अभी कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, वो प्रधान संपादक थे और बहुत छोटी आयु में मुझे उससे जोड़कर संपादक का कार्य करने का मौका मिला था। और वहीं से ही राजनीति के बहुत सारे संपर्कों की शुरुआत हुई और राजनाथ सिंह जी से भी मेरा वहीं पे परिचय हुआ। तो विश्व संवाद केंद्र से एक अलग प्रकार का मेरा आत्मीय संबंध है, जो यहाँ पर आकर पुनः सुधारित है। पहले वीरेश्वर जी थे, वहाँ अधीश जी थे, जो बहुत कम आयु में स्वर्गवास हो गया उनका, उन्होंने बहुत कार्य किया था। अब जब उत्तराखंड में आते हैं तो दूसरे प्रकार की अनुभूति होती है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पदनगर से ही किया था, तो एक अलग प्रकार की अनुभूति उत्तराखंड में आकर होती है। और देवभूमि उत्तराखंड में आकर यदि देवर्षि नारद की जयंती का अवसर हो, तो इससे तो सुखद संयोग कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके लिए कालिदास के रघुवंश में ही कहा गया है कि अत्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा, जहां देवताओं की आत्मा वास करती है, उस हिमालय के क्षेत्र से। तो फिर यह है आचार्य द्रोण की नगरी। अब उस विषय पे थोड़ा बाद में आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी विजय जी ने अपने संबोधन में एक बात कही, जब देवर्षि नारद जी का वो संदर्भ दे रहे थे कि 5100 साल पुरानी बात है, मतलब लेटेस्ट है। ये बात जो उन्होंने कही है, ये कोई सामान्य व्यंग में कही बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने 1 महीना पहले अपना 2 महीना पहले अपना नववर्ष मनाया था। तो किसी का नववर्ष तो 2021 है, किसी का 1400 साल है, और हमारा युधिष्ठिर संवत 5100 जो उन्होंने बताया, और ब्रह्म संवत कितना था, 1,97,40,40,28,000 कुछ था, वो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। और ये बात ऐसे नहीं कही गई है। देखिए, चूंकि मैं विज्ञान से जुड़ा रहा हूं, तो मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, उस विषय में थोड़ी रुचि रही। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है, वो क्या है, वॉयेजर, जो अमेरिका ने 1978 में खोजा था। उसके ऊपर एक संदेश अंकित किया गया है, उसमें आवाजें भी हैं, उसमें चित्र भी हैं, उसमें भाषाओं में भी लिखा है। वो इसलिए है कि यदि कोई परग्रही सभ्यता कभी उस सैटेलाइट से संपर्क करने में स्थापित करने में सफल हो जाए, तो उसे धरती की स्थिति और धरती के बारे में पता लग सके। वो संदेश जिस वैज्ञानिक ने, जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने डिजाइन किया, उसका नाम था कार्ल सेगन। और कार्ल सेगन ने ये बोला है कि ओनली द cosmological calculations of ancient Hindus matches with the modern cosmological calculation because they went to the billions and none other civilization has gone beyond thousands. तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि लेटेस्ट की बात है, सही है। जब 1,97,00,00,000 की बात करेंगे तो 5100 उसमें आएगा, चूंकि यह इस बात की का प्रमाण है कि काल में हम कितने विराट हैं। टाइम एंड स्पेस 2 कहे जाते हैं ना, तो टाइम में हमारा लीनेज कहां से शुरू होता है। अब आज हम देवर्षि नारद जी की जयंती पे हैं। दूसरा बिंदु, उन्होंने कहा था कि देवर्षि नारद जी की छवि ऐसी बना दी गई
जैसे विदूषक की छवि बना दी गई फिल्मों में। मैं उस बिंदु पर आता हूं, मगर मैं उससे पहले कहता हूं, जब पत्रकारिता की शुरुआत होती है तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ईमानदारी से किसी बात को स्वीकार करने को तैयार तो हो कि भाई मुझे यह बात नहीं पता है और मुझे यह बात पता करनी है। आजकल तो पत्रकारिता का प्रभाव यह हो गया कि मुझे यह बात पता है, मेरे दिमाग में खांचा है और खबर को हमें उस ढंग से सेट करना था। 50, 60, 70 सालों से देश उस प्रकार की पत्रकारिता देखता रहा। हमारे यहां इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? अगर आप देखें तो कभी भी ईमानदारी से ज्ञान को खोजना है, इस बात की स्वीकारोक्ति आपको कभी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगी। हर धर्म ग्रंथ यह दावा करेगा कि मैंने ज्ञान बता दिया, बस सुन लो, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो सुन लिया सिर्फ सरमन एंड प्रिसेप्ट है, जो कहा गया वो मान लो, नहीं तो नर्क में जाओगे, और कोई दूसरा कहता कहा गया तो मान लो, नहीं तो सर काट दिया जाएगा। परंतु हमारे यहां इसकी शुरुआत कहां से होती है? वेदों के नासदीय सूक्त से, जिसमें सर्वप्रथम कहा गया नासदीनो सदा सीतदानी नासी त्रजो नो योमा परोयत। मतलब उसका हिंदी में अर्थ यह है कि सृष्टि से पहले क्या था? सत था, असत था। ऊंचे आकाश में बैठे हुए ईश्वर को भी उसका पूरा रहस्य पता था अथवा नहीं पता था। फिर कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देवता की स्तुति करें, उसके ऊपर पूरा विशद विमर्श किया गया। यानी पहली शुरुआत है कि ईमानदारी से हम यह मानने को तैयार हो कि हमें खोजना है, और उसके बाद हम अगला चरण क्या आता है? हम विमर्श के लिए तैयार हो। फिर मैं कहना चाहता हूं, कहीं पर भी दूसरी धर्म संस्कृति में धर्म पर विमर्श का कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ सुनने का स्कोप है। और हमारे यहां वो भी व्यवस्था की गई थी जिसे कहते थे शास्त्रार्थ। एक धर्म ग्रंथ के एक ही पक्ष पर एक विचार अलग है, दूसरा विचार अलग है। यानी एक ही वेदों के अंग पर शंकराचार्य की अद्वैत की व्याख्या अलग है, रामानुजाचार्य के द्वैत की व्याख्या अलग है, निम्बार्काचार्य के विशिष्टाद्वैत की व्याख्या अलग है, और सब विचार विमर्श करिए, जो तय होगा वो मान लीजिए। तो मैं कहता हूं कि यदि ज्ञान और पत्रकारिता का प्रथम बोध पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से प्रारंभ होता है, तो वैदिक वांग्मय से प्रारंभ होता है, जहां सर्वप्रथम यह स्वीकार करो कि मुझे नहीं पता, ऐसा नासदी सूक्त में है। फिर यह विमर्श करो कि क्या होना चाहिए, और विमर्श के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे। इसलिए जब हम देवर्षि नारद की जयंती मनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस विचार से अपने को जोड़ते हैं जो पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किसी भी सत्य के खोज में निरंतर लगा रहता है। और इसीलिए हमारे देश का नाम भारत है। भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है लगा रहना। तो भारत का अर्थ हुआ जो सदा सर्वदा ज्ञान के अनुसंधान में लगा रहे, दैट ऑलवेज रिमेन इन अ परपीचुअल परस्यूट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ नॉलेज। तो हम उस परंपरा के भी प्रतीक हैं, वह परंपरा भी यहीं से शुरू होती है। अब मैं उस विषय पे कहना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो आज प्रिंट मीडिया भी है, आपने देखा सभी वर्ग के पत्रकारों का हाँ सम्मान हुआ। प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है। और जब मीडिया की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं संचार माध्यमों में आज फिल्मों का भी एक रोल है। और जिस बात की ओर उन्होंने इंकित किया कि देवर्षि नारद की छवि एक विदूषक की बना दी गई, मैं इसको थोड़ा और व्यापक करना चाहता हूं। देवर्षि नारद की छवि नहीं है, समग्र भारतीय संस्कृति की छवि एक उपहास और विदूषक की बना दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी पिछले 60-70 सालों में, उसमें शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी याद कर लीजिएगा, कभी हीरो को आपने शुद्ध हिंदी बोलते देखा होगा, बहुत ऐतिहासिक फिल्मों को छोड़ दें तो रेयर केस। ये क्या था? कभी आपने देखा होगा पिछले 50-60 सालों में कभी किसी भगवा वस्त्रधारी को सकारात्मक रोल में देखा है? भगवा वस्त्र छोड़ दीजिए, कंठी माला पहने हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति को कोई पॉजिटिव रोल में देखा है? वो भी छोड़ दिए, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति को किसी पॉजिटिव रोल में कोई फिल्म, खूब याद करिएगा 1960s के बाद से 50s में होगा। दिस वॉज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विलेन।
तो ये प्रभाव बहुत व्यापक था। संस्कृत निष्ठ बात करने वाला तो निश्चित रूप से सिर्फ कॉमेडी करने का ही पात्र होगा और कुछ नहीं होगा। अब इतना ही नहीं, मैं इसको थोड़ा और व्यापक करता हूं। देखिए, देश और समाज में विभेद भी कैसा पैदा किया जाता था। जितनी आपने उत्तर भारत की बड़ी फिल्में देखी होंगी, उसमें साउथ इंडियन हमेशा कॉमेडियन ही होता है। मतलब वो 69 की पड़ोसन की याद करिए, उसके मास्टर पिल्लई से लेके और अभी जो रिसेंट फिल्में आती हैं, जिसमें वो कौन सा एक फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, इसमें खजाना खोजने जाता है तो वो रास्ते में उसको एक साउथ इंडियन मिल जाता है, तो वो नाम ही बताना शुरू करता है, श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर। फिर उसको, यानी सदैव वो उपहास का पात्र रहेगा। किसी सिख को दिखाएंगे तो उपहास का पात्र होगा। ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक थी। और इतना ही नहीं, प्रोफेसर होगा तो वो भी उपहास का पात्र होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे, कभी गौर से देखिएगा, तो ज्यादातर अवसरों पर जो यहां पे सेना से बहुत लोग जुड़े, सेना के कठोर अनुशासन को भी उपहास का पात्र दिखाया जाएगा। और सकारात्मक क्या दिखाया जाएगा? जरूरत पड़ने पे जो जेब भी काट रहा हो, जरूरत पड़ने पे थोड़ी हेराफेरी भी कर रहा हो, जो स्मगलिंग भी कर रहा हो, उसको भी दिखाया जाएगा कि वो किसी अच्छे कॉज के लिए कर रहा है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताने का प्रयास किया कि जब आप मीडिया के बारे में विचार करते हैं तो बहुत व्यापक दृष्टि से विचार करिए और यह विचार करिए कि ये कहां से किस किस रूप में हमारे दिमागों में इम्प्लांट किया जा रहा है। और 3 पीढ़ी तक वही चीज देखते देखते गाहे बगाहे हमारे मनों में ऐसी बात बैठ जाती है जो कि किसी विशेष एजेंडा के तहत थी। उदाहरण के लिए मैं एक बात और आपको इंगित करना चाहता हूं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे समाचार पत्रों में, यदि कोई सांप्रदायिक संघर्ष हो गया तो कहा जाता था एक समुदाय के धर्म स्थल से पथराव हुआ, एक समुदाय के जुलूस पर पथराव हुआ। कहा जाता समुदाय का नाम नहीं लेना है, क्योंकि उससे तनाव बैठता। अच्छी बात है, मगर उसी अखबार में हम पढ़ते थे कि बिहार में फलां जाति के लोग, जाति का नाम लेकर उसको एम्फेसिस करके इस जाति के लोगों ने उस जाति के लोगों की हत्या कर दी। यहां पर जाति का नाम बहुत एम्फेटिकली लेना है ताकि समाज में टकराव पैदा हो। यह भी एक विचार था और हम इतने समय से इस बात को सुनते रहे कि धीरे धीरे हमारे दिमाग में यह बात बैठती चली जाती है कि जातिगत टकराव, वैमनस्य, यह तो एक सहज स्वाभाविक बात है। यह मैंने सिर्फ इसलिए आपसे बताया कि आपके ध्यान में बात आए कि चाहे प्रिंट मीडिया था, चाहे मूवीज थी, वहां तक किस प्रकार का एक प्रचार था जिस प्रचार की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है, परंतु वह एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे माइंड में। तब आप कहेंगे साहब ये सब जो बात आप कह रहे हैं ये सुनने में तो ठीक है, उदाहरण ठीक है, इसका आधार क्या है? अब मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर आधार जानना है तो वह भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज बहुत सारे विदेशों के आर्काइव्स अवेलेबल हैं जिसमें इस बात का वर्णन है कि 60, 70 और 80 के दशक में भारत के इंटेलेक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को कैसे प्रभावित किया गया था। एक किताब है मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, उसको पढ़िएगा। नहीं तो एक यूरी बेजमेनेव नाम का एक पत्रकार हुए हैं रूसी ओरिजिन के, जो 1970 के दशक में, 60 और 60 के दशक के अंत, तो 70 के दशक में, 80 के दशक के मध्य तक भारत में काम करते थे। वो वास्तविकता में केजीबी एजेंट थे जो कि पत्रकार के रूप में भारत में काम करते थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वो डिफेक्ट करके कनाडा चले गए और वहां पे जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब जो उसने डिटेल लिखा है तो आप समझिए कि मीडिया के माध्यम से एजेंडा कैसे सेट किया जाता है। उसने कहा हमें एजेंडा दिया गया था कि इंडियन कल्चर को डिमोलिश करना है, तो इसकी हर चीज को गलत सिद्ध करना है। अब जो लोग पुराने लोग होंगे, हम लोग बचपन की याद होगी, 70-80 के दशक में हमेशा हर चीज निगेटिव ही बताई जाती थी। उसने कहा था ये एक व्यवस्थित सोच थी हमारी, क्योंकि हमारा काम 3 स्टेजेस का था। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, 15 से 20 साल डिमोरलाइज करना है, सोसाइटी के अंदर इतना ग्लानि भाव भर देना है कि तुम्हारी
प्रशासनिक व्यवस्था गलत, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था गलत, तुम्हारी सांस्कृतिक व्यवस्था गलत, तुम्हारी राजनीतिक व्यवस्था गलत, तुम्हारी धर्म संस्कृति सब गलत। फिर कहता है जब स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, देन इट हैज टू गो टू स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन खड़े करने हैं उन मुद्दों को लेकर। फिर वो कहता है जब वो विस्तार में नहीं जा रहा हूं, फिर वो कहता है जब वो हम 15-20 साल चलाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब जो आंदोलन थे उनको उग्र और हिंसात्मक स्वरूप देना है। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेज, जिसको उन्होंने कहा स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी अब उसके बाद हमें हिंसात्मक माध्यम से सत्ता एक बार प्राप्त कर लेनी है, तब सब कुछ शांति। अब इसके बाद किसी कुछ नहीं बोलने देना है, अब सारी विवेक की स्वतंत्रता वगैरह सब समाप्त। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो अब उसने मगर महत्वपूर्ण बात यह लिखी कि इसके लिए मुझे भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने को कहा गया। मैंने अध्ययन किया तो मैं इसका मुरीद हो गया। मुझे लगा कितनी महान संस्कृति है और हम इसे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसने लिखा कि ये मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर मेरे यहां पता चल जाता तो शायद मेरा क्या हर्ष होता, हम कह नहीं सकते थे। परंतु इससे सिर्फ आप ये समझिए कि एक व्यवस्थित चीज, इसीलिए मैंने कहा ना 19 60s के बाद की आप, उसने तो ये लिखा है कि अखबारों के पत्रकार कैसे हम लोगों को ले जाते थे विदेश में। उनको लगता था कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और हमें इसलिए ले जाया जा रहा का, हम लोग सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते थे कि कौन व्यक्ति हमारे लिए कितना उपयोगी है। और उसने वर्ड यूज किया है कि वी वर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज कोट अनकोट में यूजफुल इडियट्स, ये शब्द उसने प्रयोग किया और कहा फिर यहां आकर हमें उनका कैसा प्रयोग करना है वो हम करते थे। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताने का प्रयास किया कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भी पत्रकारिता पर जो एक विदेशी प्रभाव था वो बहुत गहन था। 60, 70 और 80 के दशक में वैचारिक दृष्टि से वो प्रभाव बहुत गहन हो गया था। 90 के दशक में जिस समय से विश्व संवाद केंद्र शुरू हुआ था, ये एक पहला दौर था जब पहले भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता में दूसरी विचारधारा को भी स्थान मिलना शुरू हुआ। पहले एक छत्र वर्चस्व था। अब 2014 के बाद जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार आई, जिसको लोग कहते बड़ा अब ये अजीब सी बात करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये बात ये है कि ट्रू डेमोक्रेसी नाम के लिए आई 47 में, ट्रू डेमोक्रेसी आई 77 में, जब सरकारें बदलनी शुरू हुई। उससे पहले एक ही दल की सरकार रहती थी। राजनीतिक व्यवस्था में तो आ गई थी। इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में वर्नैकुलर यानी क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अन्य भाषाओं के लेवल पे 90 के दशक में आई। और अब जिसे आप नेशनल मीडिया या अंग्रेजी मीडिया कहते थे, उसमें भी एक दूसरी विचारधारा को स्थान मिलने लगा। बस इसी बात को लेकर लोगों के मन में समस्या उत्पन्न हो रही है और कुछ नहीं है। यह सिर्फ मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस जिसे कहते हैं कि आपकी एक छत्र जो आपका वर्चस्व था वो समाप्त हो रहा, दूसरे को भी स्थान देना चाहिए, दूसरे विचार को भी। वह स्थान नहीं मिलने पाए, उसके लिए सारी चुनौती थी। आज आप देखिए, मतलब कभी आप देखिए, बड़ी छोटी सी बात, आज किसी प्रकार का एक आंदोलन शुरू होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन आगे आ जाते हैं? लेफ्ट लिबरल, जो अपने को कहते हैं कि हम सबसे बड़े जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक है। ठीक, फिर वो आकर हार्ड लाइन फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम एलिमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं साहब इनको समर्थन देना ही लेफ्ट लिबरल की बात है। और मैं, आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, कभी गौर से देख के बताइएगा, जिसको आप लेफ्ट लिबरल कहते हैं, एक लेफ्ट रूल तो बताइए जहां जो लिबरल हो। एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां विवेक की स्वतंत्रता रही हो। अच्छा, इतना ही नहीं, एक कम्युनिस्ट देश बताइए यहां तोप लगा के मस्जिदों को न उड़ाया गया। वेदर इट वॉज यूएसएसआर, रशिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, कहीं रहा, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, तोप लगा के उड़ाया गया। और वो आके कहते हैं कि लेफ्ट लिबरल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, अब आप आइए, जहां पे जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं, एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, अलाउ ही नहीं करना है। आप में से शायद बहुत से लोगों को पता हो कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर थे, उन्होंने 1956 में एक प्लान दिया था जिसे कहते थे आइजनहावर डॉक्ट्रिन। उन्होंने कहा था जो देश अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसको अमेरिका आर्थिक मदद देगा। और उस आइजनहावर प्लान के तहत आर्थिक मदद लेने वाला पहला देश जानते कौन था? पाकिस्तान। अब बताइए, एक वो जो अपने देश में
तोप लगा के उड़ाते हैं धर्म स्थलों को, और दूसरे वो जो उसको बैन कर देते हैं, भारत में आकर दोनों एक हो जाते हैं और वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारिता, महानता और उदारता के सबसे बड़े अलंबरदार बन जाते हैं। ये आप समझिए कि ये किस प्रकार का विचार, किस प्रकार का एजेंडा आज हम लोगों के सामने था, और इसको वैचारिक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। अब जैसा कि अभी बताया कि उत्तंड मार्तंड पहला हमारा अखबार था जो 30 मई को निकला था 1826 में, और मई को नारद जयंती थी। मई के महीने का भी बड़ा महत्व है। अब मैं एक दूसरे अंग्रेजी अखबार को कोट करता हूं, लंदन का बड़ा फेमस अखबार द गार्डियन, आप जाके चेक कर लीजिएगा। 18 मई सन 2014 को गार्डियन ने क्या लिखा कि नाउ इट इज, जब हम लोगों की क्लियर मेजॉरिटी आई, नाउ इट इज द सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ऑफ इंडिया। ये गार्डियन ने लिखा। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आपको याद होगा, 14-15 अगस्त की रात को नेहरू जी की जो फेमस स्पीच थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ हमारा मिलन है, उसने कहा दिस इज सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब आगे उसने जानते क्या लिखा, देखिए लंदन का अखबार लिख रहा है। उसने कहा कि इससे पहले के समय में जितनी भी सरकारें रहीं, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में था उसी की व्यवस्था, परंपरा और मानसिकता के अनुसार ही काम करती रहीं। और उसने लिखा है, अब ये किसी को कहने में बात अटपटी लग सकती है, मगर मैंने इसीलिए कोट करके बोल रहा हूं, उसने कहा ट्रू इंडिपेंडेंस भारत को मिली है 14 मई सन 2014। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 18 मई को द गार्डियन अखबार कह रहा है, और वो लिख के कह रहा है कि उसने ये भी लिखा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ब्रिटिश व्यवस्थाएं यथावत चलती रहीं। अब मैं वहां से इस विषय पे आता हूं कि जिस पुस्तिका का विमोचन था आज विशेषांक का, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, और मैं स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समय तक का समय लग गया लगभग हमें उस दास्ता के बोध से निकलने में। अगर हम 75 वर्ष को 25-25 वर्ष के 3 कालखंड में बांटें, तो पहले 25 वर्ष क्या है, 47 से 72 चुनाव होते थे, पर कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होता था। रुचि का विषय सिर्फ ये होता था कि कितने वोट से कौन जीता, कितने वोट से कौन हारा, हारने और जीतने वाला तय था। अब अगला समय आता है 72 से 98। अब सत्ता में थोड़े परिवर्तन होने शुरू होते हैं अगले 25 वर्ष में। राज्यों में कई जगहों पे कभी कोई सरकार बनती है, दूसरे दल की सरकार आती है, केंद्र में भी 2-3 बार सत्ता परिवर्तन हुआ, 77 में, 89 में। अब 98, 50 साल पूरा होने पे 97 पूरे हुए थे, बड़ा परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है कि पहली बार केंद्र में विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनती है। और ये सिर्फ गैर कांग्रेसी का मतलब नहीं था। देखिए, इस देश में 3 ही पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती हैं नेशनल, बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। वैसे कम्युनिस्ट का तो अब एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है, पर टेक्निकली माना जाता है। अब आप देखिए, एक पार्टी वो थी जो ब्रिटिश टाइम में बनी 1885 में, एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। और आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो बड़ा दावा करते हैं ना, स्वतंत्रता का आंदोलन हमने लड़ा। अल्फ्रेड रोप, जॉर्ज यूल, विलियम बैडनबर्न, ये सब जानते किसके नाम है? कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम है शुरुआती दौर। और 1910 तक कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम बैडनबर्न, जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जिस 1910 के वर्ष में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई। ये सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूं। जो आज सावरकर पे आरोप लगाते हैं, वो उस समय ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में बैठ के तथाकथित आंदोलन लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ। खैर, वो अलग विषय है। तो आप देखिए, दूसरी पार्टी आती है कम्युनिस्ट पार्टी, जो 1925 में बनी, वो भी गुलामी के काल में बनी, जिसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वो अपने को एक मल्टीनेशनल्स की इंडियन ब्रांच की तरह मानते हैं। अब तीसरी पार्टी 1951 में बनी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता के काल में बनी, स्वदेशी विचारों पे बनी, भारतीय संस्कृति के विचार पर बनी। और इसीलिए जब 50 साल पूरे हुए स्वर्ण जयंती के समय, तो
यह सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, भारत के स्वात्म का बोध, जिसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा था कि यदि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना चाहते हैं और खुद अंग्रेजों की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। तो स्व का तत्व का अधिष्ठान भारत की सत्ता में पहली बार 50वें वर्ष में आया, और जब 75वां वर्ष आया तो स्व के तत्व का वह अधिष्ठान प्रखरता, पूर्ण शक्ति और पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित था। यह मैंने सिर्फ इसलिए आपसे कहा कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो कई बार हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का एनालिसिस करते हैं, साल 2 साल 3 साल में आगे पीछे, पर हमें जरा टेक्टोनिक शिफ्ट भी देखनी चाहिए कि जो काल चक्र की गति है वो किस तरफ जा रही है। इसलिए आप देखिए कि विगत 70 वर्षों में उत्तरोत्तर परिवर्तन भारत की राजनीति में क्या हुआ। 1950 के दशक में भारतीय जनसंघ क्या था, एक अप्रासंगिक पार्टी, इररिलेवेंट पॉलिटिकल पार्टी। 60 के दशक में एक कदम आगे बढ़े, हम एक प्रासंगिक पार्टी बने। 67 में 35 एमपीज आए, उस समय तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लोगों को पता नहीं होगा कि 67 के चुनाव में 97 एमएलए जीत के आए थे जनसंघ के। अनेक राज्यों में संयुक्त विधायक एसवीडी गवर्नमेंट में शामिल हुए। 70 के दशक में थोड़ा महत्वपूर्ण पार्टी, पहली बार केंद्र की सत्ता में भागीदारी, 3-4 राज्यों में मुख्यमंत्री। 80 के दशक में एक झटका लगा, 80 का दशक का अंत आते आते 90 के दशक की शुरुआत में मुख्य विपक्षी दल। 2000 के दशक में गठबंधन का नेतृत्व करने वाला सत्ताधारी दल, और 2010 में स्पष्ट बहुमत वाला दल। अब टेक्टोनिक शिफ्ट देख लीजिए। सूक्ष्म स्थानीय विश्लेषण करने की बजाय अगर आप काल चक्र का विश्लेषण करेंगे तो यह परिवर्तन किस तरफ जा रहा है यह बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि यह भारतीय राजनीति या भारत की व्यवस्था को किस तरफ ले जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे वो ब्रिटेन का अखबार लिखता हो, चाहे आप पूरी गति देख लीजिए, तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे थे और हमारा आज का भवितव्य क्या था। अब यहां पे एक और बात आती है, सिर्फ ऐसे ही ये संयोग की बात नहीं थी कि ये केवल मैं आपको यही बता रहा हूं कि पत्रकारिता के साथ ही हम आगे बढ़ रहे थे। अब 2 उदाहरण देता हूं। भारत की सोच में, भारत के विचार में एक निर्णायक परिवर्तन कब आया? जब बैरक ओबामा आए 2010 में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। किस दिन इमर्ज किए थे? वो भी मई का ही महीना था जिस दिन पोखरण विस्फोट हुआ था 98 में, और वो पहला ऐसा अवसर था जब अमेरिका को भी नहीं पता लग पाया था कि दुनिया में किसी देश ने एक्सप्लोजन किया है। जब 3 बजे भारत सरकार ने अनाउंस किया था, अटल जी ने, तब उसको पता लगा। अन्यथा 1974 में जब हमने किया था तो भारत के अनाउंस करने से पहले रूस और अमेरिका दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या हुआ? 60-65 सालों से एक विचित्र वातावरण इस देश में चल रहा था कि दुनिया में कहीं पर भी संघर्ष होता है तो हमेशा संघर्ष का सामान्य सिद्धांत ये होता है कि कमजोर व्यक्ति कहता है कि ताकतवर हमें सता रहा है, छोटा व्यक्ति कहता है बड़ा हमें सता रहा है। पर यहां हम बड़े और ताकतवर थे पर छोटा और कमजोर हमें सता रहा था, और हम सिर्फ 60-65 साल ये कहते रहे। एक दौर बीच का अटल जी की सरकार का छोड़ दें कि साहब ये हमें सता रहा है। उसके बाद यह परिस्थिति बनी कि चाहे बालाकोट हो या सर्जिकल स्ट्राइक, ये दिखा दिया गया कि अब बहुत दिन तक हमने ये सुन लिया था कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अच्छा कर्णप्रिय भजन था, पर आवश्यकता पड़ने पे ये भी दिखाया कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। So that has given a significant paradigm shift in Indian policy under Modi ji's government. That era of India as a soft state is over. और वो ऐसे ही नहीं आया। आप देखिए परिवर्तन क्या आया। पिछले 8 साल, स्वतंत्र भारत के पहले 8 साल हैं जिसमें हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। हमने कहा टेरर एंड टॉक्स कांट, आतंकवाद और वार्ता नहीं हो सकती तो वे नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता था कि 26/11 का हमला होगा और उसके बाद हम 10 महीने के बाद शर्म अल शेख में कहेंगे कि हमारी वार्ता आतंक से प्रभावित नहीं होगी, या ज्वाइंट बलूचिस्तान भी हिस्सा बन के आएगा। यानी एक प्रकार से हम स्वीकार कर रहे हैं बलूचिस्तान में कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट था।
तो ये एक परिवर्तन आया, और फिर परिवर्तन इतना ही नहीं आया। देखिए, स्वतंत्रता के बाद एक लंबा समय गुजरने के बाद जब तक जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसको शक्ति न मिले तो अंत्योदय कैसे साकार होगा। हम लोग संघ में गीत सुनते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो सबसे पहले क्या हुआ, आप याद करिए, 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से क्या बोला गया, जनधन योजना, वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, 42 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया, जो वर्ल्ड में असंभव सा लगता था। फिर ऐसी बातें कही गई जो क्रिटिक्स ने कहा, जो पत्रकार जगत के बड़े बड़े विश्लेषक थे उस जमाने के, कहा ये तो नॉन पॉलिटिकल बात है, ये स्वच्छता अभियान, इसका कोई राजनीति से लेना देना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नॉन पॉलिटिकल इशू है। पर जानते हैं इशू क्यों उठाया गया था, जो मैंने विषय कहा उसी पे आ रहा हूं। 2014 में बदलाव सत्ता बदलने के लिए नहीं था, सोच, व्यवस्था और भाग्य बदलने के लिए था। इसलिए कि 2014 से पहले हम लोग कहीं भी जाते थे, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई चीज पान का गुटखा खाए, टॉफी का रैपर हो, कहीं सहजता से, आज हम सब के विचार में बात आ गई है। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति अगर हाथ में कोई ऐसी चीज भी है तो संकोच रहता, रुक कर कहीं पर जहां पे भी उसको डस्टबिन या कूड़ा कर दिखता वहां पे डालता है। बदलाव आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ही नहीं हुआ। वैसे राज्य जिसमें से हरियाणा प्रमुख था, जहां पर लिंग अनुपात बहुत ही निगेटिव था, 2-3 साल के अंदर जो तत्काल उत्पन्न हुए शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ। यह एक बदलाव था, यह सोच में बदलाव था। यह मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि गरीब व्यक्ति को शक्ति देने से लेके, स्वच्छता के प्रति जागरूकता से लेके, कन्याओं के प्रति एक सम्मान से लेके और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, ये सब कुछ बदलने का समय था। और आप देखिए उसका प्रभाव दिख रहा है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अब ये बताइए दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जिनकी ये क्षमता है कि दोनों से बात कर सकें। शक्तिशाली देशों के नाम लीजिए। अमेरिका यूक्रेन से बात कर सकता है, पर पुतिन बिडेन जी की कोई बात सुनने को तैयार होंगे, इसमें बहुत संदेह है। शी जिनपिंग बात करेंगे तो पुतिन सुन लेंगे, जेलेंस्की उनकी सुनने को तैयार होगा, इसमें संदेह है। मगर मोदी जी इस समय देश के, दुनिया के एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दोनों से समान रूप से बात करते हैं और दोनों समान रूप से उपस्थित हैं। ये एक अंतर आया है भारत की सोच और विचार में। अंतर सिर्फ इतना ही नहीं था, अंतर यह भी था कि अगर आप देखें कि उससे पहले हमारी जितनी विदेश नीति थी, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो 3 मुद्दों पर आधारित रहती थी, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक, यानी कूटनीतिक विषय, आर्थिक विषय और रणनीतिक विषय। मोदी जी ने आने के बाद उसमें 2 और डायमेंशन ऐड की है, एक कल्चरल डिप्लोमेसी और एक इंडियन डायस्पोरा, यानी सांस्कृतिक पक्ष और भारतवंशियों का पक्ष। ये क्यों नहीं होना चाहिए? 3 करोड़ से अधिक भारतवंशी दुनिया के भिन्न भिन्न जगहों पे हैं, भारत के लिए बहुत कुछ करने का भाव रखते हैं, उनका कभी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना चाहिए था। इसीलिए आप देखिए अब जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां भारतवंशी समुदाय के साथ भी एक संवाद जरूर करते हैं। और सांस्कृतिक पक्ष, भारत का जैसा अद्भुत सांस्कृतिक पक्ष जिस देश के पास हो, उसमें कभी संस्कृति को प्रयोग नहीं किया, इससे ज्यादा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। आप सभी लोग बुद्धिजीवी और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहा जाता है, सरस्वती के साधक। अब मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं। दुनिया के पूर्वी छोर पे जाइए, जापान में, वहां की एक देवी है जिनका नाम है बैजेंटीन। और देवी जानते हैं किसकी मानी गई है? विजडम की गॉडेस है। वो किस पे बैठी है? व्हाइट लोटस पे, और हाथ में क्या है? वीणा। अब आप समझ सकते हैं कि वो किसका प्रतीक है। और ये मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं, हो सकता है बैजेंटीन जैसा शब्द कोई वीणा वादनी का ये अपभ्रंश हो गया हो। अब आइए दुनिया के सबसे पश्चिमी देश अमेरिका में आ जाइए। आप में से जो लोग भी कभी वॉशिंगटन में गए होंगे, मैं वैसे चांस की बात है अमेरिका से अभी 2 दिन पहले ही लौटा हूं। जैसे हमारे यहाँ
आप दिल्ली में जाते हैं तो राज्यों के नाम के भवन है, वॉशिंगटन डीसी में राज्यों के नाम की सड़क है, तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहां पे जाके देखिएगा तो वहां 12 फुट की सरस्वती जी की वाइट प्रतिमा लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे बैठे हुए पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक ये हमारा संबंध। अब इतना ही नहीं, आजकल वैसे तो यह धरती स्वयं यहां भी, जहां पर टपकेश्वर महादेव की इतनी महिमा रहती हो, आजकल तो महादेव की महिमा और भी गंभीरता के साथ चर्चा में है। तो अब उसका आप संपर्क देखिए। जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन के तैयार हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा क्या जरूरत थी इसकी, इससे क्या लाभ होगा? मैं लाभ बताता हूं क्या है। जिस क्षण आप काशी विश्वनाथ के आगे अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो आपका श्रद्धा का भाव जानते हैं कहां से जुड़ जाता है? उत्तर में अमरनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में सोमनाथ, पूर्व में मल्लिकार्जुन, और इतना नहीं, काठमांडू के पशुपतिनाथ हो या पाकिस्तान के कटास राज हो, राजनीतिक दृष्टि से कोई भी हिस्सा कहीं चला गया हो, चेतना से जुड़ जाते हो। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की हुई 2012 में, हिग्स बोसॉन की खोज, जिसे कॉमन भाषा में गॉड पार्टिकल कहा गया, वो यूरोप की जिस सन लेबोरेटरी में हुई, उसमें जाकर देखिए तो उसकी लॉबी में डांसिंग करते हुए, तांडव करते हुए शिव की नटराज की मूर्ति लगी है और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है कि नाउ वी हैव कंक्लूडेड दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। वहां तक जाके अपना भाव लुटता है। और इतना नहीं, जाके जरा कभी नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे हैं, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, बाहर उसके देखिएगा, उसकी तस्वीर में त्रिशूल भी है, श्रृंगी भी है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। चंगेज खां का रिलीजन क्या माना जाता था? तेंद्रिन। मंगोलियंस का रिलीजन क्या माना जाता? तेंद्रिन कुछ नहीं, तंत्र का अपभ्रंश है, तंत्र के देवता शिव जी हैं। तो आप ये समझिए कि कहां कहां तक हमारी यह विराट चेतना जाकर जुड़ती थी और इसलिए उसका उद्भव आवश्यक प्रतीत होता था। अब हमारी सांस्कृतिक चेतना के एक और प्रभाव देखिए। ये बताइए, दुनिया में कोई एक ऐसा देश है जो अपने नाम के आगे वहां का शासक राम लगाता हो? वो है थाईलैंड, जहां का राजा कहता है किंग रामा द 10th। थाईलैंड हिंदू देश नहीं है। दुनिया का कोई एक ऐसा देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पे पर डे रामायण आती है? वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। दुनिया का कोई ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी आज भी ये मानती है कि उनकी वंश परंपरा भगवान राम से है? वो है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया का जाके चेक करिएगा, वहां 60% लोग नास्तिक हैं, तो धर्म को ही नहीं मानते। अब आप ये देखिए, ये तो हुआ पूर्व में प्रभाव, और पश्चिम में आइए, चाहे हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट हो या आज का इस्कॉन मूवमेंट हो, पूरे यूरोप में फैला। इसमें महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है? दुनिया में कोई ऐसा धर्म संस्कृति बताइए कि उस धर्म को न मानने वाला व्यक्ति उस धर्म के भगवान के साथ अपने को जुड़ा महसूस करता हो। यह अद्भुत विराटता है भारतीय संस्कृति की। इसीलिए मैंने ये सारे उदाहरण दिए, इनमें से कोई भी हिंदू संस्कृति का नहीं है, पर राम को सब मान रहे हैं, कृष्ण को सब मान रहे हैं। इतना व्यापक प्रभाव अगर किसी का हो और वो देश, उसने कभी अपनी संस्कृति को प्रयोग नहीं किया, और संस्कृति का प्रयोग करने का लाभ जानते क्या है? जो आप स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी करते हैं, जो आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करते हैं, तो जरा सा वक्त बदल जाए तो वो बदल जाती है। 62 में जब चाइना के साथ वॉर हो रही थी तो अमेरिका ने वही 7th फ्लीट अपने पैसिफिक कमांड से चाइना के खिलाफ भेजा था हमारे पक्ष में, कैनेडी के समय में। और 9 साल बाद 1971 में जब बांग्लादेश की वॉर हो रही थी तो वही पैसिफिक कमांड से वही अमेरिका का 7th फ्लीट हमारे खिलाफ आया था। यानी 9 साल में सब कुछ बदल गया, मगर सांस्कृतिक प्रभाव कभी नहीं बदलता। वो एक आत्मीय रागात्मक संबंध स्थापित करता है। इसलिए यह बदलाव बड़े स्तर पर जरूरी था। और आंतरिक स्तर पर जो हमने कहा ना, बदलाव करने के लिए यह परिवर्तन हुआ था,
वो बदलाव करने के लिए क्यों हुआ था। ये मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। आज ये माना जाता है कि नहीं, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बात 2014 से पहले की है। उस दिन अमित शाह जी बतौर जनरल सेक्रेटरी अयोध्या में जाकर राम मंदिर के निर्माण के संकल्प की बात कह के आए थे। तो टीवी डिबेट पर एक सज्जन थे प्रतिपक्षी दल के, कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि टुडे इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री एंड द यंगर पॉपुलेशन इज हैविंग एस्पिरेशन टू मेक इंडिया एन इकोनॉमिक सुपर पावर। वी वांट टू हैव न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड यू आर टॉकिंग अबाउट राम मंदिर। Where does Ram Mandir fits in the emerging, technologically advanced, economically superpower, youngest country of the world of the 21st century? अब अगर आप सोचे तो लगता है कि ये प्रश्न कठिन है। अब कहेंगे कि साहब इसका जवाब तो ये है कि नहीं, ये तो सांस्कृतिक बात है, इसको उससे नहीं जोड़ना चाहिए। हमने कहा नहीं मान्यवर, वी डू नॉट वांट टू मेक इंडिया जस्ट एन इकोनॉमिक सुपर पावर। इकोनॉमिक सुपर पावर तो बहुत रहेगी। आज आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश की है? सिंगापुर। तो टेक्निकली रिचेस्ट कंट्री है सिंगापुर। और रिचेस्ट कंट्री जीडीपी में देख ली तो ब्रुनोई है, कुवैत है, हांगकांग, मकाऊ। पर क्या वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं? नहीं। इफ यू वांट टू लीड द वर्ल्ड, यू वांट टू बिकम वर्ल्ड लीडर, देन अदर देन इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, आपको सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो दुनिया को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। एंड ऑल वैल्यूज विच आर एग्जेम्प्लीफाइड इन एंटायर इंडियन कल्चर, इफ इट कैन बी फाउंड इन वन कैरेक्टर, दैट इज भगवान राम। और वो क्या वैल्यूज है? दुनिया के लिए क्या वैल्यूज है? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में यह उदाहरण कि पिता के एक वचन पर जंगल में चले जाना और दूसरे भाई का उनके साथ वन में जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रख के शासन करना, क्या ये हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज के एग्जाम्पल नहीं है? आज की डेट में, मॉडर्न वर्ल्ड में, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या चाइना का एग्रेशन हो, पूरी दुनिया में आप क्या देख रहे हैं? क्या चाहता है आदमी? आइदर एनेक्सेशन, सब्जुगेशन और डोमिनेशन। ये तो ताकतवर देश दूसरे को या तो एनेक्स करना चाह रहा है, या सब्जुगेट करना चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है। भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। उसका सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई अपना वॉइस राइट तो नहीं अपॉइंट किया कि अब मेरा प्रतिनिधि यहां पे शासन करेगा। उसका डोमिनेशन किया? नहीं। कोई ट्रीटी तो नहीं साइन की कि अब तुम हमको टैक्स दोगे। बल्कि वहीं के एक जो भी उस समय के हिसाब से लीगल उत्तराधिकारी था, उसको शक्ति दी। तो आप सोचिए आज के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या ये सिंबल ऑफ हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज नहीं है? तो आप ये समझिए कि पूरे के पूरे कथानक में, पूरे के पूरे लीला में यदि आप देखें तो हर जगह कर्तव्य ही कर्तव्य का उल्लेख है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज दिखाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा विषयांतर लेते हुए एक छोटी सी बात कई बार कहना चाहूंगा। लोगों को जब वैचारिक दृष्टि से बात होती है तो हमारे जो वैचारिक अधिष्ठान और खासकर पत्रकारों में जो एक वर्ग था, उसके लिए सबसे बड़े, जैसे हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद हैं, उनके मानस पुत्र जानते क्या थे? मार्क्स और मैक्स वेबर। और दोनों वो थे जो ना कभी भारत आए, ना उन्होंने भारत की कोई ग्रंथ पढ़ा, ना उन्हें भारत की कोई भाषा पता थी, मगर इसके बावजूद वो वामपंथियों के लिए भारत के बारे में सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में मार्क्स ने एक चीज लिखी, वो मैं अभी बताता हूं उससे क्या। उसने कहा कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिंदू सोसाइटी इन इंडिया इज पेनफुल बट प्रेजरेबल ऑल्सो। उसने कहा जरूरी है इसका नाश होना ताकि नया क्रिएशन हो सके। उन्होंने लिखा कि बंदर, हनुमान और नंदी को पूजने वाले लोग चाहे कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, वो इसी लायक थे कि उनके ऊपर दूसरे लोग हुकूमत करें, क्योंकि वो लोग मूर्ख थे। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने कभी सोचा कि हनुमान जी, जिनको उसने लिखा कि बंदर हनुमान, हनुमान जी क्या है? वानर है।
और बाल ब्रह्मचारी हैं और अतुलित बलशाली हैं और अपनी शक्ति भूले हुए हैं और राम के सर्वाधिक निकट हैं। ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसमें कोई तारतम्य है क्या? ये कोई कहानी नहीं है, ये डीपली कोडेड फिलॉसफी है हमारी कॉन्शियसनेस की। हनुमान जी किसका प्रतीक है? जब आप वानर कहते हैं तो वानर उस चीज का प्रतीक है कि आप कभी गौर से देखिए तो वानर एक क्षण के लिए शांत नहीं रहता, कभी बाएं दाएं यूं यूं करेगा। यह मन की चंचल वृत्ति का प्रतीक है। आप कभी एकांत में ध्यान लगाने का प्रयास करिए, एक क्षण के लिए मन एक वस्तु पर नहीं रहता। एक दिमाग में थॉट आएगा, अगले क्षण दूसरा थॉट आएगा, अगले क्षण तीसरा थॉट आएगा। अब वानर और बाल ब्रह्मचारी, तो मन यदि चंचल है और सर्वाधिक आवेग से वो जिस विषय पे जाके चंचल होता है वो है काम वासना। तो बानर बाल ब्रह्मचारी का अर्थ क्या हुआ? यदि मन को आप उस सीमा तक जाकर नियंत्रण करने में सफल हो जाएंगे जिस पर वह सर्वाधिक आवेग से भागता है, तो आपको क्या मिलेगा? अतुलित बल। और कौन सा बल? आप ही का बल था और आप भूले हुए थे। इसीलिए हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं पर अपना बल भूले हुए हैं। और वो कौन होगा? वो भगवान राम का सर्वाधिक निकट होगा। राम शब्द का अर्थ होता रमनते इति रामा, जिसमें रमणीक शब्द, रमना शब्द आता है, द एलिमेंट्स इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड। उस तत्व के आप सर्वाधिक निकट होंगे और आसुरी शक्तियों के संघार में आप सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो आप ये समझिए कि हनुमत तत्व का क्या महत्व था, यह समझने के लिए हम लोग मूर्ख थे या मार्क्स मूर्ख थे? अब आप यूं समझिए, इसीलिए ये बात ऐसी नहीं, चूंकि वह चेतना की उस शक्ति के प्रतीक हैं जो ईश्वर के सर्वाधिक निकट है, इसीलिए आपने भगवान राम के पुत्र लवकुश के मंदिर नहीं देखे होंगे, भगवान राम के भक्त हनुमान के मंदिर सब जगह देखे होंगे। जो लोग बहुत कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो जन्म से ही सब कुछ होता था, नहीं साहब, हमारे यहाँ जन्म से नहीं होता था। हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं था, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व था। इसीलिए हर जगह राम के साथ हनुमान की मंदिर है, मूर्ति है, विग्रह है, फोटो है। ये बताइए, द्रोणाचार्य, ये धरती उन्हीं से, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है या उनके पुत्र अश्वत्थामा का? हमारे यहां जितने भी धार्मिक पद हैं, आपको मठ का मठाधीश बनना हो, महामंडलेश्वर बनना हो, शंकराचार्य बनना हो, अखाड़े का पीठाधीश्वर बनना हो, देयर इज नो स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल सक्सेशन। आपको विवाह करना ही नहीं है। इसीलिए हमारे यहां क्या कहा जाता है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं है। जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो जब पंडित जी हाथ में संकल्प लेते हैं तो क्या कहते हैं? अपना नाम लीजिए। अगला वाक्य क्या होता है? अपने गोत्र का नाम लीजिए। दैट डिफाइंस योर स्पिरिचुअल सक्सेशन। ये नहीं कहते अपने बाप का नाम लीजिए। तो वास्तविकता ये थी कि हमारी संस्कृति का ये स्वरूप था। तो मैंने सिर्फ ये बताया एक हनुमान जी का उदाहरण देके कि आप ये समझिए कि कितने श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक, किससे? अंतर की चेतना से लेके, परिवार के सौहार्द से लेके, समाज के सौहार्द से लेके, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में किसी देश पे कब्जा न करके उसके साथ सहज सह अस्तित्व के साथ रहने की क्षमता तक, मेरे विचार से 21st सेंचुरी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं था। इसलिए यह परिवर्तन जो आया, वह परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है। और यह परिवर्तन सिर्फ छोटी चीज के लिए नहीं है। हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हैं और यह कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि जब शताब्दी मनाएंगे तब तक हमें अपना वास्तविक अभीष्ट प्राप्त कर लेना होगा। हमें वो प्रयास करना है। और वास्तविक अभीष्ट क्या था? मैं कोट करता हूं, एक डिस्कवरी पे चैनल आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया, 10 साल पहले की बात है। उसमें वो एक एनालिसिस देता है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है और जो भारत में इकोनॉमिक पोटेंशियल, अगर इसको सही ढंग से टैप करे, उसका कहना था मिड ऑफ सेंचुरी तक भारत चाइना से ज्यादा बड़ा देश होगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो दिख रही थी भारत की, उसने कहा अगर इसको सही ढंग से करे तो चाइना को ही टेक ओवर नहीं करेगा। चाइना के अंदर डिक्लाइन के और रीजन हैं, भी उसमें नहीं जा सकता। उसने कहा अमेरिका को भी टेक ओवर कर सकता है। तो उसने यहां तक क्या बोला? देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 में अभीष्ट प्राप्त करना है। और डिस्कवरी के उस कार्यक्रम में
जो माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया होता था उसमें क्या कह रहा है कि इफ द थिंग्स गो इन द राइट डायरेक्शन बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया कैन बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वो कहता है बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ, द प्लेस एट विच इट रिमेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। तो इसलिए आप समझिए कि परिवर्तन का वह काल है कि जहां पर हम थे और जहां पर हम आना चाहते थे, और ये हम आना कैसे चाहते हैं, किसी को डोमिनेट करके नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी को डोमिनेट करने का प्रयास ही नहीं किया है। हम तो मोटिवेट करने के लिए आए, हम दुनिया को मोटिवेट करने के लिए आए। इसीलिए आप देखिए योग है, 173 देश उसके समर्थक बने नहीं, उन्होंने उसको सेकंड नहीं किया, को स्पॉन्सरर बने, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश थे। क्या हम किसी से कहते हैं कि इसको डोमिनेट करने की शुरुआत करो? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़े से बड़े कितने ही साइंटिस्टों ने भारतीय ग्रंथों से अपनी प्रेरणा ली। आज के डेट में चाहे योग हो, शांति हो, अहिंसा हो, विज्ञान हो, सब चीजों में एक प्रकार का सकारात्मक वातावरण भारत बनाने में सफल हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि हम दुनिया में सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम क्या बनना चाहते हैं? जगत गुरु बनना चाहते हैं। क्यों? आप पावरफुल आदमी के बगल में खड़े होते हैं तो आप थोड़ा संकोच में दबा हुआ, कभी कभी थोड़ा सहमा हुआ भी महसूस करते हैं, पर जो गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो उन्नत, आह्लादित और आनंदित महसूस करते हैं। और वो कैसे बनना चाहते हैं, ये भी कोई हम यह सैद्धांतिक बात नहीं कह रहे हैं। कोई कहे आज आप कहने में, सुनने में बात अच्छी लगती, ऐसा कहीं दिखता है क्या? अब बताता हूं। व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, फेसबुक सब यूज करते हैं, ठीक, बहुत सारे लोग एप्पल का फोन भी यूज करते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप का ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने यह बताया, और जब भारत आए थे तो उसने भी बात को दोहराया भी था, कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे ये कहा था कि अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेकन हो गया है और हताशा के गहरे भंवर में गिरने लगो, तो भारत में जाना, वहां नैनीताल में एक कैंची आश्रम है, नीम करोड़ी बाबा का मंदिर है, वहां जाना, तुम्हें नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में दौर आया, मुझे लगा कि अब मेरा सब कुछ खत्म होने वाला, और मैं गया वहां, मार्क जुकरबर्ग ने लिखा, और वहां से मुझे एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई, और आज वो जहां पे बैठा हुआ है वो ऊर्जा दिखा रहा है। ये है मोटिवेट, इंस्पायर करने का। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक लाइन और ऐड कर दो फिर बताता हूं। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो खोज हुई, साइंटिफिक खोज, वो गॉड पार्टिकल थी, जिसका नाम हिग्स बोसॉन है, वास्तविक नाम, और ये दो साइंटिस्टों के नाम पर है, एक इंग्लैंड के पीटर हिग्स, और बोसॉन नाम है भारत के सत्येंद्रनाथ बोस के नाम। तो साइंस में भी हम दुनिया की सबसे बड़ी खोज पे हस्ताक्षर दिख रहा है, और जहां पर साइंस की खोज करने वाले हताश हो जाएं, उनको ऊर्जा देने के लिए भी इसी उत्तराखंड की धरती से वह हस्ताक्षर दिख रहा है। तो फिर मुझे अटल जी की कविता की वह पंक्ति याद आती है, जो पुराने लोगों को पता होगा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो बीच की 4 लाइनें थी, छंद था, वो इस पे बिल्कुल फिट बैठता है आज की स्थिति पे। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अब आप ये बताइए, दुनिया में कोई देश है ऐसा जो ये इंस्पायर कर सकता हो? और उसकी विशेषता ये भी देखिए, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में औरंगजेब का भी नाम है, और कहा जाता है कि उसके साथ सामंजस्य करना, वो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये गंगा जमुनी तहजीब कहां से आई? वैसे गंगा जमुना दोनों यहीं से निकलती। बड़ी मजे की बात यह है, गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी और तहजीब तुम्हारी। अरे भाई, आप कभी ये कहते कि दजला फरात की तहजीब
हम मानते, डैन्यूब और नीस्टर की तहजीब हमें मानते, ह्वांगो सिटी क्यांग की तहजीब, या ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग की तहजीब। तहजीब तो गंगा जमुना में ही है, और फिर तहजीब की टोपी दूसरे में पहना रहे। खैर, अब मैं बताता हूं कि ये गंगा जमुनी तहजीब वर्ड कहां से आता है। औरंगजेब का सगा बड़ा भाई दारा शिकोह, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, इसका अर्थ होता दो समंदरों का मिलन। उसने पहली बार कही कि ये किस प्रकार से ज्ञान की दो चीजें मिलनी चाहिए। फिर उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, जिसका अर्थ हुआ ईश्वर के शब्द, द वर्ड्स ऑफ गॉड। और आगे तो उसने यहां तक कह दिया था कि उसमें लिखा हुआ है कि उनके मजहब में जिसे गुप्त किताब का उल्लेख है, जिसमें बहुत ज्ञान है, एज पर दारा शिकोह, उसका इशारा था कि शायद वो उपनिषद ही है। खैर, वो उसने लिखा, और आपको पता हो कि वो जो फारसी का अनुवाद था उपनिषदों का, उससे लैटिन में अनुवाद हुआ, और फिर आर्थर शोपेनहावर ने जर्मन में अनुवाद किया, और उसके बाद आर्थर शोपेनहावर ने जानते क्या लिखा? उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। उसने कहा यदि विश्व में मानव मस्तिष्क की पराकाष्ठा देखनी है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। और कहने को तो यहां तक कहा जाता है, इसका कोई बहुत सब्सटेंटिव प्रमाण नहीं मिलता, परंतु जनश्रुतियों में है कि यहां तक उसने कहा कि मैंने पूरा जीवन उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, परंतु फिर भी मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष लाने के लिए भारत में ही जन्म लेना होता है। अब आप सोचिए, जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक तो ये, और उसके साथ क्या हुआ? उसका सर काट दिया गया। अरे मजे की बताओ, औरंगजेब ने उसका सर काट दिया तो गंगा जमुनी तहजीब का सर काटने वाला गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक हो गया। ऐसा विचित्र इतिहास हमें बताने का प्रयास किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमने चार भाई बताए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, किस प्रकार का आदर्श था। अरे वहां भी तो चार भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने क्या किया? बाकी तीनों का सर काट दिया, बाप को जेल में बंद कर दिया। इतने पे भी संतोष नहीं हुआ, सगे बड़े भाई का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। हमारे यहां सगे भाई की खड़ाओं को थाली में रखकर शासन किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी मजहब को मानने वाले हैं, अपने घर में क्या चाहते हो? चार भाइयों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा संबंध, या सुजा मुराद दारा और औरंगजेब जैसा संबंध? आपके बेटे आपके साथ दशरथ की तरह व्यवहार करें या शाहजहां की तरह व्यवहार करें? इसलिए मैं कह रहा हूं, आज का जो ये समय है, ये एक ऐतिहासिक समय है। कभी किसी देश के इतिहास में वो मौका आता है, किसी कम्युनिटी के इतिहास में मौका आता है, जब वो चाहे तो इतिहास बदल सकते हैं। आज मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज के सामने भी एक मौका है। उसके लिए एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद नहीं है, उसके सामने एक तरफ है मुगल विरासत का वह चोला जो षड्यंत्र पूर्वक उसको उड़ा दिया गया है, उसको उतार फेंकने का मौका, और दूसरी तरफ है मुगल मानसिकता की मृग मरीचिका में फंसे रहने का मौका। तो आज विषय यह है कि यहां से एक समय आया था राम जन्मभूमि के समय 49 में, बहुत से लोगों को नहीं पता हो, जब राम जन्मभूमि का केस हुआ है और 22 दिसंबर की रात को मूर्तियां प्रकट हुई हैं, 12 साल तक मुस्लिम पक्षकार नहीं थे। दिसंबर 1961 में बने, क्योंकि 12 साल का टाइटल सूट खत्म होने में 11 दिन रह गए थे, तब वो कोर्ट में गए। उससे पहले हिंदू पक्षों के बीच में ही चल रहा था विवाद। क्यों गए? सेकुलरिस्टों ने समझा दिया कि छोड़ो नहीं दावा, लड़ो। के मोहम्मद ने लिखा है कि 80 के दशक में मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा वर्ग था जो जिसके मन में ये विचार था कि मैं राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तब लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने समझाया तुम्हारा बड़ा मजबूत केस है, लड़ जरूर जाना। फिर कहीं शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेताओं ने समझाया। वो मौका मान लीजिए निकल गया। आज एक मौका है, इस पे यदि कोई निर्णय हो तो मेरे विचार से समाज और देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अन्यथा तो आप ये भी समझिए कि भगवान शंकर तो आशुतोष है, थोड़ी सी ही उपासना से वह खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद भी देंगे। वो तो गले में नीलकंठ धारण करते हैं और विष धारण करके समाज के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। तो उसके लिए मुझे आज की इस परिस्थिति पे वो पंक्ति ध्यान आती है जो
हम लोग संघ में गीत सुनते थे। आज जब यह काशी का विषय आता है और संयोग से प्रधानमंत्री जी उसी जगह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और पंक्ति जो कविता है वो लिखी हुई अटल जी की है तो और भी समीचीन हो जाती है। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं, सन्यासी हूं, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं और शूल भरे कंटक पथ पर आजीवन अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। तो इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ यह आपसे अनुरोध करने का प्रयास किया कि हमारी परंपरा, हमारा नॉलेज बेस, हमारा वर्तमान का जो विश्व का परिदृश्य, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मॉरल हो, उन सारी चीजों के लिए एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और वह बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वह बदलाव पूरे विश्व में एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए है। जो इस सूक्ष्म दृष्टि से न देख पा रहा हो तो वे एक बार पिछले 100-125 साल के भारत और विश्व की राजनीति का गहन विश्लेषण कर ले, उसे दिखाई पड़ जाएगा कि क्या परिवर्तन आगे की तरफ हो रहा है। तो मानी हुई बात है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में जो अंत में जो विषय है ना, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, और मैं, आप जानते हैं कहां खड़े हैं? आप उस मुकाम पे खड़े हुए हैं जहां से शुरू होकर शताब्दी तक यानी 2047 तक ये वहां पे पहुंचेगा जो संपूर्ण जगत के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। अब बस इतना समझ लीजिए, ये होना तो तय है, इसमें किसी प्रकार का संशय मत रखिएगा। ये होना तय है, ये तो मतलब भगवान ने डिसाइड कर रखा है। पर आप कहेंगे डिसाइड कर रखा तो फिर होगा कैसे? अब इसको ऐसे समझिए कि आपके मोबाइल में कोई गाना रिकॉर्डेड है तो बजेगा तो वही जो रिकॉर्डेड है, पर टैप तो करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही आप ये समझिए, आप सभी लोग सरस्वती के साधक हैं। सरस्वती जी किस पे विराजमान होती हैं? कमल पे। वैसे सरस्वती के बाद सबसे ज्यादा लोगों के मन में ये रहता है कि भाई लक्ष्मी की साधना की जाए, तो लक्ष्मी जी किस पे विराजमान होती हैं? कमल पे। तो बस कमल जितना मजबूत रहेगा उतना सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा और राष्ट्र का हित भी इसमें उन्नत होता रहेगा। और आप बिल्कुल आश्वस्त ऐसे रहिए जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा उपदेश दिया था, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था? वो सब तो ठीक है महाराज, मगर होगा कैसे ये? इतने बड़े बड़े महारथी खड़े हुए हैं। तो फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था और कहा ये देखो, और अब ये तय है कि तुम्हें राज करना है और इन लोगों को भूमि पर गिरे होना है। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब ये तय है तो फिर काहे बात करवाना है? आप पलक झपकाइए, जब आप बिल्कुल विराट ब्रह्म ही हैं साक्षात, तो मैं सिंहासन में बैठा हूंगा और ये भूमि पर। तो उनका हूं तो ब्रह्म, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार। अगर कर्म के सिद्धांत के बगैर देना हो तो पत्थर को ना दे दूं। इसलिए आप देखिए, ये भी एक महानता। हमारे यहाँ जितने भी भगवान हैं वो कर्म प्रकृति के नियम का पालन करके बने हैं, प्रकृति के नियम को तोड़कर नहीं। थोड़ा सा मैं विषयांतर एक लाइन और ऐड कर देता हूं। भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी या उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा था? जब बहेलिये ने द्वारका के तट पर उनको तीर मारा और उसका कारण क्या माना गया था? गांधारी का श्राप। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे महाकाव्यों का अंत आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय के साथ नहीं, स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व पर होती थी। खैर, अब आप समझिए, जब उन्होंने कहा कि ये तय है तो उन्होंने कहा बस कर्म करो, ये तय है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान ने उंगली दिखाकर बताया था कि भविष्य तो ये तय है, बस उसके अनुरूप कर्म करना है।